नमस्कार दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी में हम लोग प्रेसिडेंट कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें पूछा गया है कि जो अनुच्छेद है वो 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो की जाती है वो कौन करता है। देखिए, वो राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि ये जो बुलाने का काम है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, नॉट अ स्पीकर। यहाँ पे अध्यक्ष है, तो आहूत करते हैं, बुलाने का काम करते हैं, अध्यक्षता करते हैं इसकी कौन? अध्यक्ष। और जो इसको संयुक्त की आहूत करता है, आहूत का मतलब होता है शुरुआत करना। ठीक है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, सत्रावसान का आहूत करना या किसी चीज़ की भी शुरुआत करना संसद के अंदर, ये प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहा गया कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो अभी हम लोगों की इस बारे में बात हुई है, प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है? बुला सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 63 की तरफ। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको पहले तो ये बताना है। देखिए भाई, वह संसद का एक संगठन भाग है। कौन सा सही नहीं है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिखा कौन सा सही नहीं है। देखिए, ऐसी जगह ऐसे जो नज़रें हैं ना वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो वो एक संसद का एक संगठन भाग है, बिल्कुल सच बात है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये भी बात बिल्कुल सच है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, दोनों सदनों में लेता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, आर्टिकल आपको याद होगा 79 के बारे में मैंने जिक्र किया था। मैंने कहा था कि देखिए, जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक संगठन भाग तो है, लेकिन आर्टिकल 86 जो है वो ये कहता है कि वह प्रत्येक वर्ष, हर साल के पहले सत्र, मतलब जब सत्र स्टार्ट होगा, और दोनों सदनों की अध्यक्षता करेगा। जब संसद लगेगी ना, तो दोनों सदनों को बुलाएगा। जैसे हम लोग हैं, दोनों सदनों को बुलाएं, या घर पे जैसे आप ऐसा एज्यूम करिए जैसे आप पिता हैं और आपकी एक बेटा एक बेटी है, तो आप दोनों को बुलाएं साल की स्टार्टिंग में 1 जनवरी को, और उनको कुछ गिफ्ट दें, नए साल की बधाइयाँ दें। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति करता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाता है और उसको बुलाने के बाद सत्र को स्टार्ट करता है। ठीक है, और आर्टिकल 123 का मैं यहाँ पर और जिक्र करूँगा, हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 में क्या है कि विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की भी यहाँ शक्ति है। तो देखिए, अध्यादेश आपको पता होगा कि आपने जब वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, 1773 के एक्ट्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे भी आपको अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ कब मिली ये भी आपको पता होगा। तो इसका यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी बिल्कुल राइट है, और जो मैंने बताया है वहीं पे देखिए वही आर्टिकल्स का यहाँ पे यूज़ भी किया गया है। ठीक है ना, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल आप संशय मत रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन है ना वो सब के सब सही हो जाएंगे। ठीक है, यह बोला गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक राष्ट्रपति संसद का भाग है। देखिए, मैंने आपसे एक बार अभी कल ही वाली वीडियो में, मतलब लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला था, देखिए संसद का भाग है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर पूरी संसद बनती है, आर्टिकल नंबर 79 में है। फिर से समझ लीजिए, प्रेसिडेंट होगा, फिर यहाँ पे लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी, इन सब से मिलके ही क्या बनेगी? पार्लियामेंट बनेगी। तो ये जो पार्लियामेंट की डेफिनेशन है ना वो ये है। ठीक, अब राष्ट्रपति संसद का तो पार्ट है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जुड़ रहे तो पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, कथन एक सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अभी हम एक तरफ बोलते जा रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक बड़ा ज़बरदस्त पार्लियामेंट का मेंबर है, और फिर दूसरी तरफ ये बात कहते जा रहे हैं कि दोनों सदनों में जो भी बिल पारित होगा वो जो बिल होगा बिना प्रेसिडेंट की सलाह से नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सच है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन जो है हमें वो क्या मिलता है। पहला ऑप्शन मिल रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, 110% यही आंसर आपका होगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है। देखिए, बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए
कि पहले समझिए कि क्या इसका आंसर होगा, देन उसके बाद वीडियो को देखिए। पहले जहाँ पे क्वेश्चन आता है उसको पॉज कर दिया करिए और पॉज करने के बाद अपने मन से देखा करिए कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में, देखिए अभी मैंने आपको बताया ये अनुच्छेद के बारे में, संसद जो है राष्ट्रपति में दोनों सदनों, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, से मिलकर बनेगी। और साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ले लेती है। तो ये बात अभी हम लोगों ने एक बिल्कुल सरल भाषा में समझ ली है। क्वेश्चन नंबर 65 आता है। अब देखिए 65 क्या कहता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। आपको पता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनेगा, वो जब तक प्रेसिडेंट के उस पर क्या नहीं होंगे, सहमति नहीं होगी। क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट जो वो एक बहुत सॉलिड पार्ट है, ठीक है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो आपका जो विधेयक है वो क्या नहीं बनेगा, अधिनियम नहीं बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक आपका जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन सकता, ठीक है। देखिए इसके बारे में एक आर्टिकल भी कहता है, हालांकि एक आर्टिकल है 111, उसमें कहा गया है कि जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति की अनुमति से उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है। और ये भी कहा गया है कि जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तब वो क्या बनेगा, अधिनियम बनेगा। तो ये भी पूछा जाता है। अब देखिए ये आपका हिंदी में भी पूछा जा सकता है कि वह विधेयक जिस पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति ना दी हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, अधिनियम कहलाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का लिंकअप करते हुए चलना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। देखिए बी बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि देखिए जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सॉलिड बात है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वही सारी बातें देखिए आर्टिकल मैंने 111 का जिक्र किया, वहाँ पे भी 111 का जिक्र है। और ये भी कहा गया है कि जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, सहमति नहीं देता, वो क्या नहीं बनता है, वो विधेयक से अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था। देखिए मैंने कल आपसे बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि जो वीटो पावर है वो दो प्रकार की वीटो है। एक तो है आपकी एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक एब्सोल्यूट वीटो हिंदी माध्यमों के लिए मैं बता दूं अत्याधिक वीटो का नाम है, ठीक है। और जो दूसरी नंबर की वीटो है, वीटो लोगों को लगता होगा कि एक ही वीटो है, लेकिन दूसरी नंबर की जो वीटो है उसको हम लोग बोलते हैं, एक खास नाम उसका है, उसको बोलते हैं हम लोग आप लंबित वीटो। लंबित, किसी चीज़ को लंबित कर देना, किसी चीज़ को पेंडिंग में डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए वीटो की शक्ति का प्रयोग किस में किया गया था, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम विधेयक में किया गया था। आइए देखते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भाई देखिए ये है कि पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे, अभी मैंने बताया एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टता सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। दो वीटो हैं, एक है एब्सोल्यूट वीटो, एक है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या बोला गया है कि जो संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर देना, कुछ नहीं बोलना, कीप क्वाइट, शांत रह जाना उस वीटो के ऊपर। तो वो कौन सा है, वो है पॉकेट वीटो, मतलब उठाया और उस विधेयक को किस में रख लिया, जेब में रख लिया, ठीक है। तो वो अधिनियम विधेयक को जब जेब में रख लिया तो ना तो कोई संसद पूछ सकती है, ना ही कोई भी व्यक्ति उनसे पूछ सकता है कि आपने इस पर कब तक सहमति देंगे, क्योंकि ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। तो ये तो आ गया आपका पॉकेट वीटो में। देखिए अत्यधिक जो एब्सोल्यूट वीटो है उसमें क्या होता है कि हमने सहमति को रोक दिया कि हम सहमति नहीं देना चाहते, नहीं देंगे, तो इसमें वो कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट वीटो के बारे में बात करी, एब्सोल्यूट वीटो होता है मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, इच्छा ली जाती है, मंत्रिपरिषद की राय मशवरा ली जाती है। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के अपने पास पावर है, वो किसी से इच्छा नहीं लेगा। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बड़ी बारीक लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 में,
67 कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहते हैं, तो वो किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और ज्ञानी जैल सिंह ने कब किया था? 1986 में किया था। और ये भी आपको पता है क्यों किया था? वो डाक संशोधन विधेयक पे किया था। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग और देख लेते हैं। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति जो थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि 1986 में जो प्रेसिडेंट अपने कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। ठीक है, ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में जैवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखना चाहते हैं तो वो पॉकेट वीटो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। इसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार बोलते हैं। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दो टाइप के वीटो हैं, पॉकेट वीटो है, अत्यंतिक वीटो है। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट ने उठा के जेब में डाल दिया, ना तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया कि भाई इसमें कोई संशोधन कर लीजिए, ना ही इसको उन्होंने सहमति दी। और जो अत्यंतिक वीटो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि कम से कम सहमति नहीं देंगे, ये बात वो क्लियर कर देते हैं। इसमें कोई क्लियर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट के अपने पावर है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों ने बात करी थी, याद करिए, बस 2-4 क्वेश्चन पीछे जाएंगे। आर्टिकल 111 की बात करी थी। आर्टिकल 108 के बारे में अभी हम लोग बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। धन विधेयक के बारे में बात होती है, माफ़ कीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात होती, तो ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत है। देखिए, जो 111 है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक को या धन विधेयक के अतिरिक्त, अगर विधेयक, देखिए धन विधेयक है और एक साधारण विधेयक है, धन विधेयक को वो रोक नहीं सकता। ठीक है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में भी नहीं डाल सकता है वो, लेकिन नॉर्मल विधेयक को डाल सकता है। तो यहाँ पे जो धन विधेयक है ना उसको नहीं डाल सकता, तो इस बात को ध्यान रखना है। और पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा देगा कौन सा विधेयक? बाकी जो नॉर्मल विधेयक है उनको लौटा देगा। मैं इस सीरीज़ के बाद में कोशिश करूंगा और आप लोगों से एक पोल लूँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं लक्ष्मीकांत की बुक या बहुत सारी जो पॉलिटी की बुक हैं उनको एक बढ़िया निचोड़ बना के उनको टाइप करके और आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपको जो पॉलिटी की जो डाउट्स है, देखिए इसमें बहुत शब्दावली है ना, इन डाउट्स को क्लियर करूं। लेकिन पहले सारी ये सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, वो 2000 मुझे लगता है 22 जनवरी से स्टार्ट होगा और तब तक आपको ऐसे इसको तैयार करना है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको यहीं पर समझा दूँ। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 69 पे। 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि भाई जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो बस अभी हम लोग उतनी देर से क्या चिल्ला रहे हैं, प्रेसिडेंट को अधिकार है, लेकिन कौन सा विधेयक नहीं रोक सकता? वो धन विधेयक को नहीं रोक सकता और वो साधारण विधेयक को रोक सकता है। तो साधारण विधेयक को रोकने का उसके पास पावर है, लेकिन धन विधेयक को रोकने का कोई भी पावर उनके पास नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की तरफ। 70 मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा यह कि भाई राष्ट्रपति में जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसको पावर्स दी गई हैं, उन पावर्स के बारे में थोड़ा जिक्र करना है। भाई कौन कौन सी है? इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वशक्ति, जो स्वाविवेकी शक्ति, स्वाविवेकी का मतलब पहले समझ लीजिए, स्वाविवेक का मतलब होता है जिसके पास स्वयं का विवेक हो, खुद से सोच सकता है, खुद से सोच के क्या डिसीजंस लेगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति या खुद से सोच के लेता है? सोचिए जरा, नहीं, खुद से सोच के नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बोलता है कि साहब इन लोगों को अपॉइंटमेंट करना है आपको, और उसने वो दे दिया, उन्होंने उनको वो दिला दिया। ठीक है, तो वो तो वो प्राइम मिनिस्टर बोलता है उन्हें। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, जी हाँ, ये इसकी विवेका है कि उसने विधेयक को पढ़ा, उसने देखा कि इसमें आपत्तियां हैं
और उसको लगा कि धन विधेयक को तो नहीं भेज सकते क्योंकि ये कानून में है। धन विधेयक से मतलब है कोई बहुत इमरजेंसी कोई काम है, उसमें आप विधेयक को अगर लंबित कर देंगे, वीटो पावर का यूज़ कर लेंगे या अत्यधिक वीटो का यूज़ कर लेंगे, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा, काम फंस जाएगा। तो उसमें तो नहीं है, लेकिन साधारण विधेयक में कर सकता है। विधेयक को आपत्ति सहित वापस करना बिल्कुल सच बात है। विधेयक को रोक कर रख लेना, विधेयक को रोक कर रख लेना, जी हाँ बिल्कुल ये सच बात है। दोनों टर्म्स में कर सकता है। अभी मैंने बताया ना, जेबी वीटो जो पावर है वो ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 के अंदर किया था डाक संशोधन विधेयक पर। जेबी वीटो जेब में रख लिया पूरा विधेयक को, उससे कोई डिस्कस नहीं किया। और ये भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से ये बात नहीं पूछेगा कि भैया मुझे ये बताइए कि कब तक आप इस पर साइन करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, ये कोई नहीं। ये पूछना मतलब प्रेशर देना है कि उसको टाइम बाउंड में बांधना है, नहीं, उसको स्वतंत्र छोड़ना है। और एब्सोल्यूट वीटो में तो कम से कम ये तो प्रेसिडेंट बोल ही देता है कि नहीं मैं साइन नहीं करूँगा, ये वापस से जाके आप इसके ऊपर चर्चा करिए, ठीक है। अब है तो ये दोनों हो गए। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है आपका क्षमादान शक्ति। देखिए क्षमा जो करना है वो आर्टिकल 72 में है और ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, उसको बोला जाता है। प्रेसिडेंट के पास लेटर्स आते हैं, वो देखता है, पढ़ता है उसको और न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से इस पर डिस्कस करता है। देन उसके बाद ये पता चलता है कि हाँ भाई जो प्रेसिडेंट है वो इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं दूसरे के दिमाग का यूज़ करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संयुक्त अधिवेशन 108 है। देखिए मैंने क्या कहा था, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि जैसे ही आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद पार्लियामेंट जैसे खुलती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, आता है और दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के लोगों को बैठालता है और उनसे उस सत्र की शुरुआत करता है, उस साल के सत्र की शुरुआत करता है, ठीक है। उसको बुलाने का काम लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाता प्रेसिडेंट है। संसद के को संदेश भेजना, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है, संसद को संदेश भेजना, बिल्कुल सच बात है, बहुत डीप माइनर है यहाँ पर। आप समझिए किसी अच्छे एग्जाम में आया होगा, मैं आपको 100% बता सकता हूँ, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन की क्वालिटी पता चलती है। न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट करना, देखिए न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत तर्क नहीं है, क्योंकि जो न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रधानमंत्री के ही डिस्कशन पे होता है या मंत्रिपरिषद के डिस्कशन पे होता है, या जो भाई प्रधानमंत्री तो लिख के देता है कि कौन सा ये सीनियर जूनियरिटी के हिसाब से सारी चीज़ें होती है ना। तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा ये होगा आपका दूसरा, ये तीसरा और ये आज आपका होगा जिसको बोल सकते हैं आप छठा। देखते कौन सा है, जहाँ पे दूसरा तीसरा छठा देखिए ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन, इस क्वेश्चन को करने में हम लोगों को लगभग 1 से 2 मिनट लग गए, लेकिन हमने सीखा समझा इससे, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देखिए राज्यसभा लोकसभा में से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक मतलब धन विधेयक के अतिरिक्त, बार बार क्या लिख रहा है, धन विधेयक के अलावा राष्ट्रपति द्वारा आपत्ति सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना का अधिकार राष्ट्रपति के स्वविवेकी मतलब अपने विवेक पर निर्भर करता है। आर्टिकल नंबर 86 के उप आर्टिकल 2 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस पर संसद में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सच बात है, अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया है, ठीक है। और संसद को संदेश भेजने का कौन सा आर्टिकल, 86 का पार्ट 2। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आवश्यक नहीं है तो किस पे आवश्यक नहीं है। देखिए राजदूत की नियुक्ति में तो मंत्रिपरिषद की, राजदूत का मतलब समझते हैं, राजदूत का मतलब होता है जो एम्बेसडर होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे दूसरे देश में जाके जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर होते हैं ना, जो राजदूत होते हैं दूसरे देश में प्रतिनिधित्व करते हैं अपने देश का, तो उसकी जो अपॉइंटमेंट करेगा तब तो मंत्रिपरिषद, क्योंकि एक IAS अधिकारी होता है और जितने भी IAS अधिकारी होते हैं जो बहुत पुराने 20 साल पुराने 25 साल पुराने जिनको वेल एक्सपीरियंस होता है कामकाज का, उनको भेजा जाता है। विधेयक पर स्वीकृति देना, विधेयकों पर स्वीकृति देना ये देखिए आवश्यक नहीं है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति देना ये भी आवश्यक है।
लोकसभा को भंग करना बहुत आवश्यक है, ये तो भाई वो सीधे मंत्रिपरिषद के बिना हो ही नहीं सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना ये भी होता है, तो ऑप्शन कौन नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता यहाँ पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट हो जाएगा। बहुत स्लोली चलेंगे, लेकिन आपको अगर लगता है कि वीडियो स्लो है तो थोड़ा सा फास्ट करके आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हालांकि आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हमारे पास तादाद कम है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, और जब बढ़ेंगी तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट, आपको एक दिन ज़रूर लगेगा कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। मैंने और भी यूट्यूब चैनल देखे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, मुझे जरा कमेंट में ये बताइएगा कौन कौन लोग इसमें जुड़े होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक को स्वीकृति देता है या अस्वीकृत कर देता है, लेकिन इसमें कोई समय सीमा नहीं है, अथवा राष्ट्रपति किसी विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं दे रोकेगा। अब देखिए, मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था अभी कि मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद मैं खुद बता देता हूँ। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आते हैं, जो यहाँ पे राज्य मंत्री हैं वो आते हैं, और जो यहाँ पर मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के वो आते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति, देखिए शब्दों पे बहुत गौर करिए। पॉलिटी में सिर्फ भाई साहब शब्दों का ही खेल है। अगर शब्द नहीं आपके पास अच्छे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आपको सारे वर्डों को समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि भाई विधायी शक्ति कौन सी है। संसद का जो सत्र आहूत करना, ये क्या विधायी शक्ति? नहीं भाई, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। संसद का सत्रावसान करना, ये भी विधायी शक्ति में नहीं आती। संसद की बैठक स्थगित करना, ये भी विधायी शक्ति में नहीं आती। और अध्यादेश जारी करना, ये विधायी शक्ति में आती है। देखिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है विधायी शक्ति। आपको मैं बताऊं कि देखिए, जो हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हो सकता है उसी में हो। एक्सप्लेनेशन में जी बिल्कुल दिख रहा है मुझे। आइए देखते हैं। देखिए, कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा की बैठक जो होती है वो स्थगन करने का जो अधिकार है क्रमशः सभापति को है। सभापति नहीं तो उपसभापति को है, और उनके ना रहने पर देखिए डिप्टी स्पीकर को है। ठीक है, संसद का एक अंग होने के कारण जो राष्ट्रपति है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब अपनी अनुमति देता है या अनुमति निर्धारित करता है या विधेयकों को पुनर्विचार के लिए सदनों के पास लौटाता है, तभी वह विधायी कार्य कर रहा होता है। समझिएगा बात को। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखें तो संसद के सदनों से संबंधित कतिपय कार्य को, जैसे संसद के सदनों का सत्र का आहूत करना है, संसद के सदनों का सत्रावसान करना है, मतलब सत्र को ख़त्म करना है, लोकसभा को भंग करना है, राज्यसभा में 12 जो लोग होते हैं जो संस्कृति कला क्षेत्र से आते हैं उनको नॉमिनेट करना है, विधायी प्रकृति का मान लिया गया है। ठीक है ना। विधायी प्रकृति की अनेकानेक कार्यों में अध्यादेश जो होता है वो जारी करने का अधिकार है। आगे अगर हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो इसमें ये लिखा गया है कि विधायी में अनेक प्रकार के अध्यादेश द्वारा विधायन का कार्य समाहित सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 123 में कहा गया है कि जब उस समय को छोड़ दिया जाए जब संसद के दोनों सत्र सदन में हैं, तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जिस विषय पर उस समय सदन को कानून बनाने की शक्ति है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख पाएंगे, महसूस करेंगे कि ये जो पावर्स हैं विधायी शक्तियों को कैसे बताया गया है कि अध्यादेश 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश है, जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा उन विधेयकों पे कानून बनाने की भी पावर है, तो ये उसकी विधायी शक्ति आती है। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। देखिए 72 नंबर के क्वेश्चन में क्या आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से वो विवेक पे आ गया कि राष्ट्रपति के पास अपने खुद की क्या विवेक है और विवेक की शक्तियाँ क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बहुमत दल के नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। बहुमत दल के नेताओं को ये प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सच बात है। प्रधानमंत्री तो बोलता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो प्रेसिडेंट के विवेकाधिकार। तो ये विवेकाधिकार तो नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे विवेकाधिकार नहीं क्रॉस लगा देता हूँ। संसद का अधिवेशन बुलाना, ये तो विवेकाधिकार हो ही नहीं सकता, ठीक है। किसी विधेयक को आपत्तियों से संसद को वापस लौटाना, ये उसका विवेकाधिकार है। प्रेसिडेंट के विवेकाधिकार ये हैं। दूसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना भाई क्यों करेगा, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री से अपॉइंट लेता है ना। प्रधानमंत्री उसको बताता है कि साहब इन लोगों को आपको करना है, ये लिस्ट है, इन सबको आपको ओथ दिलाना है। अभी देखिए मंत्रिमंडल हुई थी ना, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो उसको गौर से देखा करिए। अब जो यहाँ पे देखा था ना कि अपने जो कैबिनेट मंत्री की जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें क्या था कि जब ओथ दिला रहे थे तो प्रेसिडेंट सिर्फ ओथ दिला रहा था, वो पूरा फिक्स हो जाता है। प्रधानमंत्री पहले लिस्ट भेज देता है कि भाई ये लोग हैं। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर स्वीकृति देना, जी हाँ, क्या ये लग रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। किसी विधेयक को रोक कर रखना नहीं, ये भी विवेकाधिकार पे नहीं है। विधेयक को रोक के रखना ये विवेकाधिकार पे क्या आता है, तो ये स्वविवेकी शक्ति, जी नहीं, ये नहीं आता। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये विवेकाधिकार है, ठीक है। इसको विवेकाधिकार में रखा जाएगा। और क्या रखा जाएगा कि किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, बिल्कुल बात सही है, ये विवेकाधिकार में आएगा। और किसी विधेयक को रोक कर रखना, समझ लीजिए, ये परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कहना, ये आपको डाउट हो रहा होगा इसमें और इसमें, तो मैं आपको बता दूं कि विवेकाधिकार रोक कर रखने का नहीं है। वो विधेयक को रोक के रखेगा नहीं, वो विधेयक को या तो फिर वापस करेगा या तो उसको संशोधन करने के लिए बोलेगा और या तो फिर साइन नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं तो इसका सही विकल्प क्या होगा, तीसरा, जो चौथा और ये देखिए यही हम लोगों ने किया था, ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आर्टिकल 111 है, उसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट की कतिपय निषेधाधिकार वीटो की शक्तियों के बारे में है, जिसका उपयोग वो मंत्री परिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। वीटो, किसी विधेयक को आपत्तियों से संसद में पुनर्विचार हेतु वापस करना, निलंबन निषेधाधिकार और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोक कर रखना, ये भी वीटो कहलाता है। निलंबन मतलब लेट कर रहे हैं हम, साइन नहीं कर रहे हैं। और निषेध, जेवी निषेध, जेवी पॉकेट वीटो क्या मतलब, हम बता ही नहीं रहे कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के स्वविवेक शक्ति पर इसके अतिरिक्त तो जो आर्टिकल नंबर 78 में किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, और आर्टिकल नंबर 74 के 1 के परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रश्न आते हैं 74 पे। 74 पे हालांकि आपको ऑप्शन मैं सोचता हूँ ना दिखे। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उन अपनी शक्तियों का प्रयोग किया कह सकते हैं। तो वो किस में किया, अभी मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 123 इसका जो प्रयोग किया। आर्टिकल 123 क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। आर्टिकल 111 क्या है, निषेधाधिकार है, वीटो। 111 क्या है, निषेधाधिकार है, मतलब पॉकेट वीटो के बारे में बताता है। अच्छा 124 क्या है, आर्टिकल 124 में आपको बता देता हूँ। देखिए 214 तो है आपका हाई कोर्ट, ठीक है, और जो 124 है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कितने आर्टिकल्स की बात कर ली है। अब देखिए 123 में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, जो ये बात बोली गई, मैंने आपको इससे ज़्यादा ही बता दी सारी चीज़ें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 123 में है भाई। 356 में क्या है, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ एडवांस में। जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 356 है आपके आपातकाल के बारे में। 352, 354 और 360
माफ़ कीजिएगा 356 नहीं है, 352, 352 है, फिर 356 है, 360 है, ठीक है। 360 भी आपातकाल है। आपातकाल कहाँ से लिए गए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपके हाथ दुख नहीं रहे हैं तो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त है, इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सदस्यत्व में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी विधेयक को वापस ले सकता है। इसके बारे में भी पूरी डिस्कशन यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 के ऊपर। 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। ऑप्शन ना दिखे मैं कोशिश करूँगा जी। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मैं चिल्ला के बोल चुका हूँ कि आर्टिकल 123 के बारे में जिक्र है। मैंने ये भी आपको बोला है कि 360 आपका आपातकाल है, 356 आपका आपातकाल है, और आर्टिकल नंबर 200 क्या है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक विधेयक, माफ़ कीजिएगा, जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो वो है आपका 6 सप्ताह या 6 में 7 से गुणा कर सकते हैं तो 6 सप्ते 42 दिन, ठीक है। 42 दिन या 6 सप्ताह, कभी कभी 42 दिन भी आता है, इसीलिए मैंने दिनों की संख्या भी यहाँ पे लिख दी, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए 123 के 2 के का के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है वो संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी रखता है अपने आप में ये। सबसे पहले है वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्या की जानी चाहिए। बिल्कुल भाई सच है, अध्यक्ष की होती है, बात समझिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की कैसे होगा भाई। और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश का, बिल्कुल जैसे आपको पता ही है दिल्ली जो अभी 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है ना, उन सब में क्या है जो राष्ट्रपति है वही उसकी अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है ना, इसको आर्टिकल 280 के 1 में प्रेसिडेंट इसको क्या करता है, अपॉइंट करता है। जो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं वो 239 में करे जाते हैं, मतलब उसको जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट करता है। और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर उनके पूरे जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को समझ लीजिए। अच्छा देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो गया, ठीक है। देखिए मैंने जो आर्टिकल्स बताए तो वो आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने 239 का 5 नहीं बताया था, हालांकि मुझे याद नहीं था, 239 ही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो देखिए राष्ट्रपति जितने बड़े बड़े पद है, महान्यायवादी करेगा, एक राज्य का राज्यपाल करेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा, उपरोक्त सभी, जी हाँ ये भी करेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में करेगा, अभी मैंने आपको बताया था 239 में। और मैंने आपको ये भी बताया था वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस में करेगा, 280 में। इसको रिवीजन क्विकली करते जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। भाई किसकी नियुक्ति नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति की थोड़ी ना करेगा, उस उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। अपॉइंटमेंट और निर्वाचन में बड़ा फर्क है, तो इस बात को थोड़ा समझ के चलना है आपको। देखते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। आर्टिकल नंबर 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंधित कर सकता है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि संविधान क्या कह रहा है कि कई ऐसी परिस्थितियां आ जाए जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों से निर्वहन हेतु पाबंद करना पड़ता है, तो आर्टिकल 160 के अंतर्गत है। ठीक है, 160 में इस बात का जिक्र है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो आकस्मिक सिचुएशन में राज्यपाल के कामों का निर्वहन करेगा। ठीक है, और जिसको हम लोग एक लैंग्वेज में बोलते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राज्यपाल सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाता है ना सारी पावर, ये वही चीज़ है। देखिए वो राष्ट्रपति शासन के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ थोड़ा सा हट के है, लेकिन इसमें अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेसिडेंट के काम बताए गए हैं ना, तो ये हम प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किस बात के अधिकार ने राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए राज्यों के, अभी आप कहेंगे डाउट, आप कहेंगे कि देखिए पता नहीं अभी क्या पढ़ा रहे थे, अब क्या पढ़ा रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा था मैं कर रहा था केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो तो करेगा 239 में। अपॉइंटमेंट नॉर्मल राज्यों की करेगा राज्यपाल, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यों मुख्यमंत्रियों की करेगा तो वो करेगा प्रेसिडेंट, जो कि 239 के क्या वही काका खा में ना, काका खा में था। ठीक है, काका 5 में है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 164 के एक अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है। बिल्कुल सही है। देखिए 164 में राज्यों के मुख्यमंत्री का अधिकार राज्यपाल को है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो वो राष्ट्रपति करेगा, और किस में करेगा, 239 के का 5 में। ठीक है, ये 5 लिखा है इसमें, तो ये बहुत बारीक अंतर है, इसको समझिएगा, बारीक लाइन है बिल्कुल। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है, वो आर्टिकल 143 है, 149। आर्टिकल 32 में रेट्स हैं, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब रेट्स के बारे में पक्का पढ़ेंगे। आर्टिकल 123, 143 के बारे में बता दिया कि भाई राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है भाई। पहला है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। देखिए स्वीकार करने की पावर नहीं है, अभी मैंने आपको बताया, परामर्श लेगा आर्टिकल 143 के तहत, स्वीकार करेगा नहीं करेगा वो भी राष्ट्रपति के ऊपर है। आपातकालीन की शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपातकालीन की, देखिए यही वाला तो सही नहीं लग रहा हमको। आपातकाल की शक्तियां तो हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के आगे बढ़ाने की शक्तियां बिल्कुल है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं सही है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वीकार करना चाहिए, ये आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 143 देखिए मैंने इसका जिक्र भी किया है और यहाँ पे मिल गया। सब कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस आपको बस थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की नहीं है, ये सी विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए जो संसद है ना, इसमें आर्टिकल 86, आर्टिकल तो बहुत हैं, कुल मिला के 395 जो आर्टिकल थे उसके मूल रूप से जुड़ते जुड़ते अब करीबन 450 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा ही समझ लीजिए, मेरे के मूल 395 आर्टिकल्स थे। तो ये आर्टिकल्स का ही सारा खेल है, हर आर्टिकल्स में एक एक पॉइंट्स को क्लियर किया गया है। अनुच्छेद देखेंगे 86 में प्रेसिडेंट जो है इसके अधिकार संबंधी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि भाई संसद को संदेश भेजना ये प्रेसिडेंट 86 के अंतर्गत कर सकता है, जबकि 72 के अंतर्गत वो क्षमादान की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में क्या अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति को लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 में, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है, तो इसमें नहीं प्राप्त है ना, तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के बारे में बात है। अब आर्टिकल 124 के खंड 4, देखिए खंड भले ना याद रखिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि कौन सा आर्टिकल है।
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों को के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? क्या न्यायिक शक्ति है? बिल्कुल सही बात है, न्याय कर रहा है ना वो किसी के जीवन को माफ़ कर रहा है, वो न्याय ही कर रहा है। ठीक है, न्याय के अंतर्गत अभी हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के आते हैं। जैसे हम मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि दोषी है, उसको फांसी की सज़ा हो गई, कोई लंबी सज़ा हो गई, वो प्रेसिडेंट के पास ऐसी बहुत सारी याचिकाएं जाती हैं, ठीक है, क्षमा के लिए। तो दंड को क्षमा कर देना, उसका प्रलंबन करना, विराम दे देना, परिहार करना, दंडादेश के निलंबन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के पास में है। तो यहाँ पर एक न्यायिक की शक्ति है, ये बी में है। अब देखिए यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिए दंडादेश है, निलंबन है, परिहार है, लघुकरण है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत न्याय कर रहा है ना, इसलिए वो उसकी न्यायिक शक्ति हो गई। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए क्या सम्मिलित नहीं है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो सबसे पहले सम्मिलित तो नहीं है, यहाँ देखेंगे रोक, ये सम्मिलित नहीं है। दूसरा आपका आ जाएगा निरंतरता, ये भी आपकी सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल नंबर 72 का अगर जिक्र करें तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति को कोई भी अपराधी को दोषी ठहराना, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको दोषी ठहराया गया हो, उसकी व्यक्ति का दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन कर लेना, विहार करना, परिहार करना, इसके दंड का निलंबन करना, ये सारी चीज़ों की जो शक्ति है ना प्रेसिडेंट के पास है। और राज्यों के अंदर राज्यपाल के पास है, बस राज्यपाल के पास एक पॉइंट नहीं, वो क्षमा को मतलब वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास वो भी पावर है कि वो मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर होता है क्या, हाई कोर्ट से जो भी कभी ऐसी कोई सज़ा मिलती है तो लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अंततः वो जाते जाते सुप्रीम कोर्ट पे मामला चला ही जाता है, तो आपके पास एक अधिकार हो जाता है प्रेसिडेंट को याचिका लिखने का। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 89 के ऊपर। 89 का प्रश्न कहता है कि हाँ, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। देखिए 89 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, और संवैधानिक और नाम मात्र। देखिए ये जो इसमें प्राप्त हैं वो हैं आपका, एक तो औपचारिक और विधिक प्राप्त है और दूसरा संवैधानिक और नाम मात्र प्राप्त है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक बार पॉलिटी को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। बहुत वीडियो बनेंगी, मुझे पता है 4 हो सकता है कि करीबन 100 से 150 उसके लेक्चर बने, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब आपके बाहर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने पॉलिटी कम से कम नहीं तो 8 से 9 बार खुद पढ़ी है और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होता है। अलग अलग जगह पढ़ाया है, अलग अलग जगह पढ़ाने के लिए तैयार किया है, मॉक पेपर बनाए हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनी जो आप कह सकते हैं कंपनीज़ हैं या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है उनके लिए बनाया है। तो अब हालांकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ बनाया है, लेकिन जब मैं आपको पूरी पॉलिटी पढ़ाऊँगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ वास्तविकता कितनी दमदार पॉलिटी, और पॉलिटी में एक एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए एक एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस अगर जितना गहरा होगा आप उतनी चीज़ों को रिलेट करके बता पाएंगे। ठीक है ना, और एक्सपीरियंस पहली बार का होगा तो आप इतनी चीज़ों को अच्छा तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी हो, बार बार जब आप रिवीजन करते हैं तो वो जो चीज़ें हैं बड़ी गहरी हो जाती हैं, बहुत ही गहरी लाइनें बनती हैं वो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 90 की तरफ। कहा गया है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वह किसको रखवाएगा? देखिए सबसे पहले संघ वित्त आयोग के सिफारिश को, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, और तीसरा जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिवेदन को। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, शायद एक्सप्लेनेशन हो, हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
देखिए बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर सी है। मैं थोड़ा डाउट में था कि इसका पता नहीं सी होगा कि नहीं होगा, मुझे बाद में कहीं बदलना ना पड़ जाए। संघीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन और राष्ट्रपति। तो इसमें देखिए प्रतिवेदन एवं संविधान के अनुच्छेद 281, 151, 338 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कहाँ गया। प्रश्न नंबर 91 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बिल्कुल सही बात है भाई। धन विधेयक, वित्तीय बिल वही धन विधेयक है, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये बात बिल्कुल बोल दी गई है प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए जो आर्टिकल नंबर 110 है, जो वित्तीय बिल है जिसको हम लोग बोलते हैं धन विधेयक या मनी बिल इंग्लिश में बोलते हैं, वो आर्टिकल नंबर 111 में है, पहली बात को समझ लीजिए। और 111 में कहा गया है कि साधारण बिल को तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन इसको साधारण बिल की तरह नहीं लौटा सकता है, समझ रहे हैं। मतलब जो धन विधेयक है और जो मनी बिल है, ये बिल्कुल इसको इस तरीके से नहीं लौटाया जा सकता है, इस पर उसका विशेषाधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 117 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही इसको प्रस्तावित या पूरा स्थापित किया जाएगा। सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित किया जाता है। तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दी, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, जो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, सेम वही चीज़ है जो बताई गई है। निम्नलिखित में से किसे 92 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि भाई निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो ये है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के पास और भी पॉइंट्स हैं। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कोई भी भौगोलिक क्षेत्र या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी वो क्या कर सकता है, शेड्यूल कैटेगरी में डाल सकता है, उसको एससी कैटेगरी में डाल सकता है, एसटी कैटेगरी में डाल सकता है, भौगोलिक कोई क्षेत्र उसको वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट के पास है, पावर है उसको। ठीक है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो भाषण वो कौन तैयार करता है, वो करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, तो पूरा भैया सेट होता है, राष्ट्रपति का अपना कुछ का कुछ नहीं होता, बस आम सभाओं में जाके अपनी बात वो कह सकते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से, तो मैं 50 बार बोल चुका, बिहार। बिहार कितनी बार मैं जब भी क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ राजेंद्र प्रसाद जी का, तो मैं बिहार बिहार जरूर चिल्लाता हूँ। ठीक है, और ये कब बने थे, ये इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1884 में। पूरी डेट मुझे भी याद नहीं है, और पूरी डेट याद करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। और कब से कब तक के प्रेसिडेंट रहे थे, 50 से 62 तक, बस इतना याद करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते 95 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे, बिहार से थे, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने, 2 अवधि के लिए कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी। कब से कब तक बने, अभी मैंने आपको बताया 50 से 62, 2 साल के लिए। हालांकि प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन ये 2 साल के लिए थे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, चौथे राष्ट्रपति थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये चौथे प्रेसिडेंट थे। अच्छा, प्रेसिडेंट की अगर सीरीज जब हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, तो उसमें हम लोगों ने बात करी थी पहले कौन थे, पहले थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन में ज़्यादा जगह नहीं है। दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन, चौथे थे आपके वही वेंकट गिरी, पाँचवें थे हिदायतुल्लाह, फिर छठे थे वेंकट गिरी। ठीक है, फिर 7वें थे आपके अली अहमद, फिर बीडी जत्ती, संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने वो डाक संशोधन विधेयक पे उन्होंने किया था 1986 को। ठीक है, और नीलम संजीवा रेड्डी के ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन आए थे, फिर शंकर दयाल आए थे, नारायणन आए थे, फिर अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और अभी जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी। कब तक है, 2017 से थे और अब तक हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम लोगों के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो वो कार्यकाल जो इसके अनुसार कार्यकाल के अनुसार देखेंगे तो किस नंबर के हैं? 16 नंबर के। लेकिन व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखेंगे तो 14 नंबर के हैं। तो ये भी याद रखने वाली पॉइंट है। कभी कभी बहुत छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, मतलब छोटा बड़ा कोई नहीं है, जीएस के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एडिशनल चीज़ें दे दी, हालांकि इसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें नहीं रहती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था संजीवा रेड्डी जी। और संजीवा रेड्डी जी कब से कब तक रहे थे? नीलम संजीवा रेड्डी जी वो रहे थे आप 77 से लेकर 82 तक, ठीक है। राधा कृष्णन जी का टाइम पीरियड क्या था? वो था इनका 62 से लेकर 67 तक, तो 62 से 67 ये थे। और उसके बाद 77 से लेकर 82 तक ये थे। इसके बाद वीवी गिरी के बारे में बात आती है, तो ये कार्यवाहक थे, आपको पता ही है। ये आपके 69 से 69 से लेकर 13 मई 69 से लेकर 20 जुलाई 69 तक रहते, लगभग 1-2 महीने के लिए रहते। और जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह का जो टाइम पीरियड है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। आगे बढ़ते हम लोग, तो इनके बारे में हम लोगों ने बात कर दी। सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा प्रस्तुत होता है? वो होता है आपका नीलम संजीवा रेड्डी। आपको पता होगा कि निर्विरोध ये चुनाव जीती थी, और ये भी कहा जाता है कि नीलम संजीवा रेड्डी जब जीती थी, इनमें द्वितीय जो चरण के मतदान कराए गए थे, मतलब एक प्रक्रिया फिर से दोहरा दी गई थी नीलम संजीवा रेड्डी के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि एक सूची को 2 से मिलान करना फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में है, वीवी गिरी के बारे में, संजीवा रेड्डी के बारे में, जाकिर हुसैन और एन संजीवा रेड्डी के बारे में। देखिए, ये जो सबसे पहले थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे 74 से 77। नीलम संजीवा रेड्डी थी, वो आपकी थी 1977 से 82। जाकिर हुसैन साहब थे, वो आपके थे 67 से 69। वीवी गिरी जो बचा हुआ है वो है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4 और फिर 1। 23, 41 देखिए ऑप्शन है। 23, 41, 23 और 41, 23, 41 देखिए ये वाला ऑप्शन है, सी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। बस यही सारी क्रम है, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे, कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी नहीं रहे थे, ठीक है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन जो थे ना, उनका टाइम पीरियड क्या था? उनका टाइम पीरियड था 67 से लेकर 69 तक। देख रहे हैं, 2 साल के लिए सिर्फ रहे थे। और इनको क्या बोला जाता? दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक, फिलोसफर थे बहुत बड़े। क्वेश्चन नंबर 113, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा था? तो वो थे वीवी गिरी। और वीवी गिरी का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? वीवी गिरी का टाइम पीरियड है 69 से 74। 69 से 74 इनका है। के आर नारायण के बारे में बात करी जाएगी तो हम देखेंगे कि इनका 77 से लेकर 97 से लेकर 2002 तक का है, ठीक है। नीलम संजीवा रेड्डी और जाकिर हुसैन के बारे में भी हम लोग बात करिए तो नीलम संजीवा रेड्डी थे, उनका टाइम पीरियड आप लिख के बताएंगे। और जाकिर हुसैन साहब का टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ 67 से लेकर 69 तक, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? ये तो आँख बंद करके लगा देंगे, अब्दुल कलाम साहब को। 11वें प्रेसिडेंट थे और अब्दुल कलाम साहब, और उसके बाद में जो व्यक्ति विशेष में 13वें थे, कार्यकाल के हिसाब से 13वें थे और व्यक्ति विशेष में 11वें थे। तो ये व्यक्ति विशेष के हैं और वैसे 13वें थे, ठीक है। मतलब वैसे मतलब कार्यकाल के अनुसार में अगर आप देखेंगे तो 13वें थे। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक राष्ट्रपति के रूप में है? जस्टिस हिदायतुल्लाह, ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह। बाकी पीएन भगवती समझते हैं, पीएन भगवती कौन है पता है? पीएन भगवती ने सबसे पहले पीआईएल जो होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको याचिका जो डालने के उसको माना जाता है। और एक हेमचंद रानी करके हैं, उनको भी उनकी जननी बोली जाती है पीआईएल की।
BN मुखर्जी और MC महाजन भी एक जस्टिस रहे हैं। इनका एक बड़ा फेमस केस है, वो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो इसका विकल्प इसका बी हो जाएगा। ठीक है। PN भगवती तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये PIL के वो हैं। इन्होंने सबसे पहले PIL के बारे में डेफिनेशन दी थी कि PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी व्यक्ति PIL डाल सकता है, वो इस संदर्भ में डाल सकता है कि मान लीजिए पर्यावरण का क्षति हो रही है, तो मतलब वो सार्वजनिक हो, किसी व्यक्ति विशेष का ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 106 के अंतर्गत कौन सा असंगत है, तो वो जवाहरलाल नेहरू इसमें असंगत हैं। ठीक है। दिए गए विकल्पों में जवाहरलाल नेहरू असंगत है क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि सभी क्या है, प्रेसिडेंट है। देखिए प्रेसिडेंट के नाम है। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से आते हैं, कब थे, 50 से लेकर 62 तक रहे। जाकिर हुसैन साहब 67 से लेकर 69 तक रहे। राधा कृष्णन जी 62 से लेकर 67 तक रहे। ठीक है। और जो जाकिर हुसैन साहब थे वो 13 मई 67 से लेकर 3 मई 1969 तक रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू जी तो PM थे, तो ये तो इसमें है ही नहीं। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये आपका पॉलिटी का तो क्वेश्चन बन ही गया है, तो आप रीजनिंग और पॉलिटी दोनों में लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, तो देखिए क्रम था इनका 12वां पाटिल जी का, लेकिन किस में, व्यक्ति के अनुसार। अगर उसके अनुसार बोले कार्यकाल के अनुसार तो था 14वां। भाई फिर तो देख लेते हैं कि हम लोग व्यक्ति के अनुसार 10वां किसका था। 10वां आपका था के आर नारायण के, अगर बारे में आपने सुना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। KR नारायण जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका 10वां था। 11वें नंबर पे हमारे अब्दुल कलाम साहब थे। 13वें नंबर पे हमारे थे प्रणब मुखर्जी जी, और 14वें नंबर पे कौन है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है इतना डिटेल ना बताया गया हो। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा इतना डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल तो मुश्किल रहता बताना। ठीक है। आगे देखते हैं 108 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार के राज्यपाल, देखिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो जाकिर हुसैन साहब रह चुके, और जो अभी के हैं अपने रामनाथ कोविंद जी जो कि 14वें नंबर के हैं, वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। जाकिर हुसैन साहब भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। वो रहते 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक जाकिर हुसैन साहब ये बिहार के राज्यपाल थे। और रामनाथ कोविंद जी जो 14 नंबर के हैं, वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। यही सारी चीज़ें दी हैं जाकिर हुसैन साहब के बारे में। ये सब देखिए डिटेल जो मैंने आपको बता देता हूँ, वो पूरी डिटेल यहाँ पे पहले दे दी है उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था, तो कौन थे, वीवी गिरी थे। ये वीवी गिरी का एक बहुत ऐतिहासिक केस है, बहुत ही ज़बरदस्त केस है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे, तो उसकी सुनवाई में सबसे पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है। और न्यायाधीश उस समय कौन थे, SM सिकरी थी, उनकी बेंच थी, उसमें ये सुनवाई हुई थी, और 1969 में हुई थी। बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले जो आपके सामने संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है। कौन सा सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी कानून मामलों की सुनवाई कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी अभी तक जो बेंच बन रही है, पता है वो कौन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये है ना पूरा जजमेंट, इसकी सबसे बड़ी बेंच बनी थी 11 लोगों की। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक्य है, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, बिल्कुल सच है। कह रहे कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये बात बिल्कुल गलत है। जाकिर हुसैन जो थे भारत के राष्ट्रपति थे। 13 मई 1969 से लेकर 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहे थे। ये कभी कभी दिमाग से चीज़ें फिसल जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा, लेकिन मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि पूरी सही तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ देखता नहीं हूँ। मुझे जितनी चीज़ें याद है मैं वो सारी चीज़ों को रिवीजन भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ। राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था किसने, बहुत ही सिंपल है, वो है इस समय एडविन लुटियंस को। इस समय जो प्रेसिडेंट का जो बन रहा है
वो कौन डिज़ाइन कर रहा है और कौन बना रहा है, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि जो एक वास्तुकार थे जिनका नाम था एडविन लुटियंस, प्रेसिडेंट को जो राष्ट्रपति भवन डिज़ाइन किया था, यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 का नाम बदलकर सरकारी आवास कर दिया गया। 21 जून 1948 को श्री राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। संविधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो होगा वो प्रेसिडेंट के बाद हम लोग आएंगे वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।